ओहो, जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही आम सी सुबह है। एक सरकारी अफसर है जो सालों से अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वो रोज की तरह तैयार होके अपने ऑफिस पहुंचता है। डेस्क पर हमेशा की तरह फाइलें रखी हैं। राइट। लेकिन उन फाइलों के बीच एक साधारण सा लिफाफा रखा है। वो अफसर उस लिफाफे को खोलता है और उसमें एक टर्मिनेशन लेटर है जिस पर एकदम साफ शब्दों में लिखा है, आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। ओहो, बिना किसी प्रायर नोटिस के। बिल्कुल, ना कोई नोटिस, ना कोई चार्जशीट, ना किसी तरह की कोई इंक्वायरी, और ना ही अपनी बात रखने का कोई मौका। सीधा फायर। ये तो मतलब सुनने में ही काफी अजीब लग ना, रहा है। है ना? अगर हम एक आम नजरे से सोचें तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी और किसी तानाशाही फैसले जैसा लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में सरकार के पास सच में इतनी बड़ी, इतनी एक तरफा शक्ति होना मुमकिन है? जानते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब ही लाइफ टाइम सिक्योरिटी होता है। एग्जैक्टली। तो सच क्या है? इसका कानूनी और संवैधानिक जवाब थोड़ा पेचीदा है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ, ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी रूप से संभव है, लेकिन कुछ बहुत ही सख्त और असाधारण शर्तों के साथ। वाह! तो आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में। राइट। क्या भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। लेकिन पहले समझते हैं कि ये प्लेजर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं होती। इस डॉक्ट्रिन की जड़ें ब्रिटेन के राजशाही इतिहास में बहुत गहरी हैं। अच्छा, इंग्लैंड से? हाँ, इंग्लैंड के इंग्लिश कॉमन लॉ में एक बहुत पुराना नियम था कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स या सरकारी कर्मचारी हैं, वो क्राउन के प्लेजर पर काम करते हैं। क्राउन के प्लेजर मतलब राजा की मर्जी? बिल्कुल, इसका मतलब बहुत सीधा और खौफनाक था। राजा या रानी जब चाहें, जिस वक्त चाहें, बिना कोई कारण बताए किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकते थे। वहां ये एक एब्सोल्यूट यानी पूर्ण और असीमित पावर थी। मतलब राजा के फैसले पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं। अगर इसे हम आज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से जोड़कर देखें तो इंग्लैंड में ये किसी प्राइवेट कंपनी के उस तानाशाह बॉस की तरह था जो कभी भी अपने कैबिन में बुलाकर बोल सकता है, यू आर फायर्ड। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। भारत ने इतनी लंबी लड़ाई लड़कर ब्रिटिश राजशाही को हटाया, हमने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया, तो फिर आजादी के बाद हमने इस राजाशाही वाले नियम को हूबहू कॉपी क्यों कर लिया? मुरी, ये बहुत ही वैलिड सवाल है। पहली नज़र में ये बिल्कुल एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर हम उस वक्त के हालात समझें तो इसका लॉजिक साफ हो जाता है। कैसा लॉजिक? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक नया राष्ट्र बन रहा था। उसे चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत, अनुशासित और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत थी। मतलब सरकार को ये डर था कि अगर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बिल्कुल ही नामुमकिन कर दिया गया तो सिस्टम ठप पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। अगर हर छोटे बड़े कर्मचारी को ये लगने लगे कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, तो करप्शन और इनडिसिप्लिन को रोकना नामुमकिन हो जाता। वो तो है, राइट? वो तो है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इसे संविधान के आर्टिकल 310 यानी आर्टिकल 310 में जगह दी गई। इसके तहत यूनियन के सिविल सर्वेंट्स राष्ट्रपति के प्लेजर पर और स्टेट के कर्मचारी राज्यपाल के प्लेजर पर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। यानी टेक्निकली एक सिविल सर्वेंट की नौकरी तब तक है जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर की मर्जी है। हाँ, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इंग्लैंड और भारत के सिस्टम में एक बुनियादी फर्क है। भारत में ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। इसे लीगल भाषा में क्वालिफाइड या लिमिटेड पावर कहा जाता है। क्वालिफाइड प्लेजर? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ राजा का राज नहीं है बल्कि संविधान का राज है, और उस पर हमारी न्यायपालिका बैठी है जो जुडिशियल रिव्यू के जरिए हर मनमानी पर नजर रखती है। ये एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो इसे अपना पहला मेमोरी लॉक बना लें। कीवर्ड है क्वालिफाइड प्लेजर। इंग्लैंड का ताज वर्सेस भारत का संविधान। इंडिया में प्लेजर है लेकिन मनमानी नहीं। बिल्कुल सही। अब सवाल उठता है, अगर आर्टिकल 310 राष्ट्रपति को यह पावर देता है तो सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी का जो इतना बड़ा हवा है वो कहां से आता है? आखिर वो कौन सी ढाल है जो कर्मचारियों को बचाती है? वो ढाल है आर्टिकल 311
ये वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सिविल सर्वेंट्स को आर्बिट्रेरी डिसमिसल मतलब मनमाने तरीके से निकाले जाने से बचाता है। अगर ये ढाल ना हो तो? अगर संविधान में आर्टिकल 311 नहीं होता तो आर्टिकल 310 सच में एक बहुत ही खतरनाक और तानाशाह हथियार बन जाता। तो इस ढाल के मैकेनिज्म को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये काम कैसे करती है? इसके मुख्य रूप से दो बड़े हिस्से हैं। पहला है आर्टिकल 311 सब क्लॉज 1। ये एक हायरार्की का रूल सेट करता है। ये कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस अथॉरिटी से छोटी रैंक वाली अथॉरिटी नहीं निकाल सकती जिसने उसे अपॉइंट किया था। अच्छा, सिंपल बोलूं तो मान लीजिए कि मुझे किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने हायर किया है, तो मेरा जो इमीडिएट बॉस है, जो शायद मैनेजर है, वो मुझे गुस्से में आके फायर नहीं कर सकता। एकदम सही। आपको निकालने की पावर सिर्फ डायरेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी के पास ही होगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या पर्सनल ईगो के चलते किसी की नौकरी न चली जाए। ये तो प्रोसेस की बात हो गई, लेकिन फेयरनेस का क्या? क्या वो डायरेक्टर मुझे बिना कुछ बताए निकाल सकता है? यही एंट्री होती है इसके दूसरे हिस्से की, आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2। ये सीधे तौर पे कहता है कि किसी भी कर्मचारी को निकालने, हटाने या उसके रैंक कम करने से पहले सरकार को 3 चीजें करना अनिवार्य है। वो 3 चीजें क्या है? पहला, उसे चार्जेस बताना, यानी उस पर इल्जाम क्या है। दूसरा, एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करना। और तीसरा, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना, जिसे कानूनी भाषा में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कहते हैं। मतलब ये सीधा सीधा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। 1958 का एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है, परषोत्तम लाल ढींगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परषोत्तम लाल ढींगरा, राइट? हाँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विस्तार से समझाया था कि डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक के असली मायने क्या हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार की किसी कार्रवाई से कर्मचारी के करियर पर कोई दंडात्मक या पेनल असर पड़ रहा है तो उसे सुनवाई का मौका देना ही पड़ेगा। और ये सुनवाई कैसी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार इंक्वायरी सिर्फ नाम के लिए होती है, जहाँ फैसला पहले ही तय होता है। इसी का जवाब कोर्ट ने 1958 के ही एक और लैंडमार्क जजमेंट में दिया था, खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया? कोर्ट ने कहा कि ये कोई कागजी खानापूर्ति नहीं हो सकती। कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। उसे गवाहों से क्रॉस क्वेश्चन करने का और अपने बचाव में सबूत पेश करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वाओ! तो एग्जाम के लिए ये एक और टिप है, जब भी आर्टिकल 311 लिखें तो नेचुरल जस्टिस कीवर्ड और परषोत्तम लाल ढींगरा तथा खेमचंद केस का नाम पक्का लिखें। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको रिहा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि हमें पता चले। हाँ, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन एक सेकंड रुको। क्या हुआ? अगर आर्टिकल 311 इतनी स्ट्रॉन्ग ढाल है तो क्या एक सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर ले? उसे बिना इंक्वायरी के नहीं निकाला जा सकता? मतलब क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां ये ढाल टूट जाती है? यहीं पर संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता नजर आती है। उन्हें पता था कि कुछ स्थितियां इतनी असाधारण हो सकती हैं कि वहां लंबी इंक्वायरी सिस्टम के लिए खतरा बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिकल 3112 में कुछ एक्सेप्शंस भी जोड़े हैं। इन अपवादों के तहत बिना इंक्वायरी और बिना सुनवाई का मौका दिए भी कर्मचारी को तुरंत निकाला जा सकता है। मतलब वो जो हमारी ओपनिंग स्टोरी थी, जहां अफसर को अचानक टर्मिनेशन लेटर मिला था, वो लीगल हो सकता है अगर मामला इन एक्सेप्शंस में गिरता हो। बिल्कुल। ऐसे 3 बहुत ही स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं। इसे याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है, CIS। CIS। CIS, ओके। इसे डिकोड करते हैं। C से क्या है? C से है क्रिमिनल कन्विक्शन। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी क्रिमिनल केस में कोर्ट द्वारा दोषी या कन्विक्टेड साबित हो जाए, यहाँ सिर्फ FIR की बात नहीं हो रही है। मतलब प्रॉपर कोर्ट ने सजा सुना दी हो। हाँ, अगर कोर्ट ने ही ट्रायल के बाद सजा सुना दी है तो डिपार्टमेंट अलग से इंक्वायरी करके समय क्यों बर्बाद करेगा? उसे तुरंत निकाला जा सकता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब आई पर आते हैं। आई से है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी। मतलब जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि इंक्वायरी करना व्यवहारिक या पॉसिबल ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगता है। इंक्वायरी पॉसिबल क्यों नहीं होगी? कोई भी अथॉरिटी तो इसे बस एक बहाना बनाकर किसी को फायर कर देगी। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन मान लीजिए किसी बड़े अफसर ने ऑफिस में एक माफिया जैसा माहौल बना दिया है।
उसने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि कोई गवाह उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। ओ, समझ गया। मतलब जब आरोपी इतना पावरफुल हो जाए कि वो प्रोसेस को ही हाईजैक कर ले। एग्जैक्टली। अगर गवाही नहीं आएंगे तो इंक्वायरी कैसे होगी? ऐसी स्थिति में अथॉरिटी इंक्वायरी को स्किप कर सकती है, लेकिन उन्हें ये कारण लिखित में दर्ज करना होता है। और अगर कारण बेतुका है तो कोर्ट उसे पलट भी सकता है। बहुत बढ़िया चेक इन बैलेंस है। और आखिरी एस से है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगे कि देश की सुरक्षा के लिए किसी कर्मचारी की इंक्वायरी ना करना ही बेहतर है। इसका कोई उदाहरण? लाइक कोई जासूस? हाँ, मान लीजिए कोई अफसर विदेशी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहा है। अगर उस पे नॉर्मल इंक्वायरी बैठाई जाए तो सरकार को अपने सीक्रेट सबूत पेश करने होंगे, जो कि देश के सीक्रेट्स को पब्लिक करने जैसा होगा। बिल्कुल। आप एक व्यक्ति को सुनवाई का मौका देने के लिए पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते। ये तीनों एक्सेप्शंस, कन्विक्शन, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी और सिक्योरिटी, बहुत पावरफुल हैं। लेकिन मेरा एक डाउट है, क्या किसी ने इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया कि भाई ये तो आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस छीन रहे हैं आप? बहुत जोरदार तरीके से चैलेंज किया गया था और उसी से निकल कर आया इस डॉक्ट्रीन का सबसे बड़ा मास्टर केस लॉ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल। तुलसीराम पटेल केस साल कौन सा था? 1985। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इस पूरी डिबेट को एक नया आयाम देता है। इसमें क्या आर्ग्यूमेंट था? अपील करने वालों का तर्क था कि सुनवाई का अधिकार एक बेसिक मानवाधिकार है और ये जो CIS वाले एक्सेप्शंस हैं वो असंवैधानिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत ही गहरी व्याख्या की। उन्होंने माना कि नेचुरल जस्टिस जरूरी है, लेकिन कुछ खास और असाधारण स्थितियों में जनहित और देश की सुरक्षा एक व्यक्ति के सुनवाई के अधिकार से बहुत ऊपर होते हैं। मतलब जब समाज का बड़ा फायदा दांव पर हो तो एक व्यक्ति के अधिकार को लिमिट किया जा सकता है। एकदम सही। तुलसीराम पटेल केस ने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये तीनों एक्सेप्शंस पूरी तरह से संवैधानिक हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है, तुलसीराम पटेल केस validates the exceptions to Article 311 Clause 2 and limits natural justice in extraordinary situations. बिल्कुल, ये एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अब एक बिल्कुल नई डाउट की तरफ चलते हैं। जब हम बार बार पढ़ते हैं राष्ट्रपति का प्लेजर, तो जरा इमेजिन करो, क्या राष्ट्रपति सुबह उठकर अपनी मर्जी से किसी का भी नाम चुनकर उसे फायर कर सकते हैं? क्या ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है और इसे दूर करता है 1974 का एक और ऐतिहासिक केस, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। शमशेर सिंह केस? हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में राष्ट्रपति कोई तानाशाह नहीं है। ये पावर उनकी पर्सनल पावर नहीं है। तो फिर वो ये पावर इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस, मतलब सलाह पर काम करते हैं। असल फैसला चुनी हुई सरकार का होता है और राष्ट्रपति सिर्फ उस पर अपनी संवैधानिक मोहर लगाते हैं। वाओ, ये क्लैरिटी बहुत शानदार है। मतलब नाम राष्ट्रपति का लेकिन फैसला कैबिनेट का। हाँ, लेकिन क्या कुछ ऐसे पद भी हैं जो इतने स्वतंत्र हैं कि उन पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू ही नहीं होता? बिल्कुल है। कुछ पद ऐसे हैं जिनका काम ही सरकार पर नजर रखना है। उन्हें इस डॉक्ट्रिन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और UPSC के चेयरमैन। लॉजिक भी यही कहता है, अगर इलेक्शन कमिश्नर सरकार के प्लेजर पे काम करता तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होते? सरकार जब चाहती उसे निकाल देती। एग्जैक्टली। इसीलिए इन पदों के लिए संविधान में एक अलग और बहुत सख्त रिमूवल प्रोसेस है। इन पर आर्टिकल 310 का कोई असर नहीं होता। कमाल का सिस्टम है। बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, ऐसी डीप डाइव्स हम लाते रहते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, एपिसोड की शुरुआत वाले सवाल पर वापस लौटते हैं, क्या उस सरकारी अफसर को बिना इंक्वायरी के निकाला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब मामला आर्टिकल 311(2) के 3 एक्सेप्शंस यानी CIS, क्रिमिनल, इम्प्रैक्टिकल या सिक्योरिटी में आता हो, जैसा तुलसीराम पटेल केस में कहा गया था। तलवार है और 311 ढाल है। बिल्कुल।
और इंडिया में ये प्लेजर क्वालिफाइड है। 3 मेन केसेस हमेशा याद रखने हैं: शमशेर सिंह, परशुतम लाल ढींगरा और तुलसीराम पटेल। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन दें, 310 और 311 का बैलेंस समझाएं और ये लैंडमार्क जजमेंट्स जरूर कोट करें। ये आपको बेस्ट मार्क्स दिलाएगा। तो जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोच कर देखिए, अगर आर्टिकल 311 की ये ढाल ना होती तो क्या कोई भी सिविल सर्वेंट किसी राजनेता के गलत आदेश के खिलाफ कभी खड़ा हो पाता? बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या जॉब सिक्योरिटी ही असल में ईमानदारी से काम करने की नींव है? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। सच में ये संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।